रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें। कि तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है मेरी? ओके 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 ओके। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रोड मैप क्या है, हम स्टैक के इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। कुछ बेसिक वाले लोग भी होंगे जिनको आई डोंट, जस्ट सेकंड। ओके। तो कुछ लोग बेसिक्स में भी होंगे जिनको वेब डेवलपमेंट का ए बी भी नहीं पता। तो उनके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा फ्रंट एंड और बैक एंड का एक प्रॉपर सा मैं बना देता हूँ। यहाँ पर रोड मैप हमने टेक्स्ट लिया, और सबसे पहले हमारे वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ठीक है। तो इसकी मैं साइज 48 कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। फ्रंट एंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ले लिया HTML। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो HTML मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज आती है एक हमारे पास। उसके पास हमारे पास होती है CSS। ठीक है। हम क्या चीज़ें करेंगे इनमें, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर HTML क्या करता है कि वेब का स्ट्रक्चर बनाता है, कंटेंट बनाता है, ठीक है, वेबसाइट का, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का। और CSS क्या होता है कि सिंपली उसको स्टाइल करने में काम आता है। उसके बाद हम सीखेंगे ये दोनों जो है HTML CSS, इसका हम 2-3 क्लास में ओवरव्यू लेंगे सिर्फ। उसके बाद हम मेन जो हमारा काम है जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है। लास्ट में हमें रिएक्ट सीखने के लिए ये बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट का भी हम अच्छे से ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हमारे पास हम आएंगे रिएक्ट पर, जो हमारा मेन मोटिव है इस मर्न स्टैक कोर्स का, रिएक्ट जेएस। ओके। तो रिएक्ट जेएस एक छोटा सा आप समझ लें कि मर्न स्टैक का एक कोर्स में पार्ट आता है रिएक्ट जेएस। और मर्न स्टैक के जो फुल फॉर्म है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस। ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और फ्रंट एंड को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, और इजी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे रिएक्टिव बूटस्ट्रैप। ठीक है। रिएक्ट के साथ हम बूटस्ट्रैप को सीखेंगे। उसके बाद रिएक्ट के साथ साथ हम टेलविंड को भी करते चलेंगे, टेलविंड CSS को। ये दोनों CSS के फ्रेमवर्क हैं। तो ये चीज़ें हम साथ साथ करते चलेंगे। उसके बाद है हमारे पास बैकएंड। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम बैकएंड का भी एक बार लिख लेते हैं, बैकएंड। तो बैकएंड में हमारे पास हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जस्ट सेक। बैकएंड में हमारे पास हम यहाँ पर, बैकएंड में हमारे पास सबसे पहले हम कवर करेंगे नोड जेएस। ठीक है। रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट बैकएंड। ठीक है। तो ये क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके। तो नोड जेएस हम कवर करेंगे, सही है। अच्छा, जो अभी आए हैं उनके लिए ये है कि रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा, तो वो सुन लीजिएगा बेसिक ओवरव्यू जो हमने दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जो है ना, यहाँ पर मोंगोडीबी को देख लेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस को। ठीक है। जो हमारे पास बैकएंड में काम आता है, एक्सप्रेस जेएस। मोंगोडीबी क्या है कि हमारे पास डेटाबेस के लिए हमें काम आता है। तो ये है बेसिक सा ओवरव्यू। फ्रंट एंड में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट पर आएंगे, रिएक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हम फ्रंट एंड हमारी अच्छे से हो जाए क्लियर। उसके बाद हम आएंगे बैक एंड पर। रिएक्ट जेएस के साथ साथ हम बूटस्ट्रैप, रिएक्टिव बूटस्ट्रैप और जो है ना टेलविंड भी साथ साथ करते चलेंगे। उसके बाद हमारे पास बैकएंड, बैकएंड में हम नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का बना 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 होता है। आपके पास एक रैपर होता है जावास्क्रिप्ट का, लेयर होता है। उसके नीचे अंदर जो ब्राउज़र में C++ का कोड लिखा हुआ होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं, जब भी रन टाइम एनवायरनमेंट कैसे है कि जब भी रन करते हैं तो वो जाता है रैपर में। ठीक है। जावास्क्रिप्ट रैपर में, अब जावास्क्रिप्ट रैपर में जाके अंदर C++ में रन करवाता है कोड।
तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से जब हम आएंगे नोड जेएस पर। उसके बाद है मोंगोडीबी जो नो एसक्यूएल पर काम करता है, जहाँ पर हमारे पास जो है ना एक डेटाबेस बनती है किसी भी बड़ी लार्ज कंपनीज की या लार्ज वेबसाइट्स का आप डेटाबेस देखोगे तो अ, उसमें हमारे पास एसक्यूएल भी काम आता है, मोंगोडीबी भी काम आता है। ठीक है, एसक्यूएल में हमारे पास एसएसएमएस काम आता है टूल। और उसके बाद है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस। हम एक्सप्रेस जेएस बैकएंड के लिए जावास्क्रिप्ट पर बैकएंड करने के लिए वेबसाइट के काम करेंगे। तो ये थी चीज़ें, यह था रोड मैप इस कोर्स का। और हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू के लिए एचटीएमएल के लिए। तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्टर पेन साथ रखनी है। उसके बाद आपने अपनी जो है ना लैपटॉप को ओपन करके रखना है। तो हम टूल कौन कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, आप सर्च करेंगे गूगल पर विजुअल स्टूडियो कोड तो आपके पास सबसे पहले ये लिंक आएगी। तो आप इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ अगर आपके पास मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा विंडोज़ के लिए, तो आप विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल स्टेप से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास हम एक वेबसाइट का सोर्स लेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है W3 स्कूल। और यहाँ पर उससे हम चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पर आपने एक फ़ाइल बना लेना है, मन स्टेक, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी इस फाइल में। और यहाँ पर ये ओपन करने के लिए आपने इसमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर पाथ में जाके आप ये चेक कीजिएगा, पाथ में जाके यहाँ पर सबसे आगे जाके आपने स्पेस देना है और यहाँ पर CMD लिख देना है। CMD आप लिखेंगे तो ये टर्मिनल ओपन कर देगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करना है ना अपने विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो में इसको ओपन करने के बाद, इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कोड डॉट। ठीक है, कोड डॉट आप लिखेंगे तो ये फोल्डर जो है ना ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो अभी आए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो वो परेशान ना हो कि हमने जो है ना जो चल चुकी है अभी चीज़ें वो कवर नहीं हो पाएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनस्टे का एक फ़ोल्डर हमने बना लिया। और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, टर्मिनल को। तो हमने इसको क्लोज़ कर दिया और यहाँ पर आपने एक फ़ाइल बनाना है HTML का। सॉरी, यहाँ पर आपने इसको रिमूव कर देना और यहाँ पर आपने फोल्डर बनाना है HTML का। मर्ज स्टैक में अंदर HTML का फोल्डर बना लिया और यहाँ पर एक फाइल बनाना है index.html। सारी प्रैक्टिस हम index.html की यहाँ पर ही करने वाले हैं। तो तकरीबन हम ट्राई करेंगे कि एक दो क्लास में ही हमारी HTML को हम कर लें और CSS को हम ऐसे ही एक दो क्लास में कर लें। उसके बाद हम आएंगे जावास्क्रिप्ट पर। मेन काम हमारा जावास्क्रिप्ट पर है। तो यहाँ पर आपने आना है और सर्च करना है W3 स्कूल। W3 स्कूल आप सर्च करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करते हैं अगेन वंस अगेन W3 स्कूल आपने सर्च करना है। और यहाँ पर आपने HTML का पोर्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। HTML का पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से हम रीड करेंगे। और उसके बाद एक और सोर्स है आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। HTML डॉक्यूमेंटेशन हम देखते चलेंगे। एक HTML डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको HTML MDN वेब डॉक्स आपको नज़र आएगा। तो ये आपको ज़रूर अगर आप चाहें तो ज़्यादा आपको HTML अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास मर्ज डे का कोर्स है तो ये जस्ट ओवरव्यू हम देते चलेंगे। तो आप चाहें कि अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है ज़्यादा डीप में, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज हम सिंपली W3 स्कूल को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेजेस है वेब पेजेस के लिए। विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। हम HTML से अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या कंटेंट बना सकते हैं। HTML इज इजी टू लर्न, यू विल एंजॉय इट। क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर यह हमने मिश्रण फाइल बना दी। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू हम जो है ना यहाँ से खुद से सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करके और ये ऊपर आपको वन का वन यहाँ पर लिखा होगा ना, शिफ्ट प्रेस करके वन प्रेस करना है तो ये आपके पास खुल के आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, एमिट एब्रीवेशन को एंटर प्रेस करना है। दिस इज कॉल्ड एब्रीवेशन। ठीक है, तो आपने इसको एमिट करना है तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट HTML का बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास HTML5 में एक और ऑप्शन है, आपने यहाँ पर लिखना है HTML5।
HTML5, this is also known as emit, we can say abbreviation, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एमिट करना है। आप यहाँ पर एमिट करेंगे तो आपके पास ये भी खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपके पास होगा डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप HTML, यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। डॉक टाइप XML हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, या डॉक टाइप का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। उसके बाद HTML को यहाँ पर टैग में डिफाइन किया गया है एज ए एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट लिया गया है लैंग्वेज का। यहाँ पर हम आगे जाके रिएक्ट में यहाँ पर क्लासेस भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे डार्क मोड हो गया, लाइट मोड हो गया, ये क्लासेस भी हम आगे जाके डिफाइन करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट में हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हमने क्या किया, इंग्लिश सेट कर दी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली। तो यहाँ पर हम दूसरी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेडर, ठीक है। हेड हेडर टैग आता है हमारे पास, हेड टैग आता है HTML में। हेड टैग में अंदर होते हैं हमारे पास टाइटल होता है, मेटा टैग होता है और लिंक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हमारे पास मिसाल हमें CSS कनेक्ट करना है, हमें जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करना है, तो हम स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पर जो है ना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कीजिएगा मेटा टैग है, ठीक है। तो मेटा टैग किस वजह से हम यूज करते हैं, इसका काम क्या है। मेटा टैग हम SEO वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये जो मेटा टैग है व्यू पोर्ट, और ये विड्थ सेट करता है अपने डिवाइस के हिसाब से, स्केल 1.0। ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव करने के लिए काम आती है। और ये मेटा टैग UTF-8 और UTF-16 हमारे पास शो करती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइप UTF-8 है या UTF-16 है। उसके बाद हमारे पास मेटा टैग क्या होता है कि हमारे पास मेटा में हम SEO वगैरह करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करवाने के लिए, गूगल को रैंक करवाने के लिए। उसके बाद है हमारे पास टाइटल, हम डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं। मिसलन हम देखते हैं यहाँ पर HTML प्रैक्टिस, ओके, HTML प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट का नाम आपके पास यहाँ पर चेंज होगा। और यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो में क्या करना है कि गो लाइव का आपको ऑप्शन नजर आएगा, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपने कैसे ओपन करना है, यहाँ पर आप एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर, लाइव सर्वर। तो आपको पास ये आपके पास नजर आएगी एक्सटेंशन। इसको आपने इंस्टॉल करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है। तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आएगा, तो वो इंस्टॉल करके आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, गो लाइव का। अदरवाइज क्या करना है आपने, यहाँ पर कॉपी पाथ करना है और यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। अगर आप लाइव सर्वर पर नहीं चला रहे इसको, तो आप यहाँ पर कॉपी HTML डॉक्यूमेंट HTML यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा HTML प्रैक्टिस, क्योंकि हमने फाइल का नेम चेंज कर दिया। डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर HTML प्रैक्टिस लिख दिया। तो ये होता है टाइटल। और उसके बाद अगर आपने लाइव सर्वर पर रन नहीं करना, तो कॉपी पाथ वाला ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी कॉपी पाथ की। इसकी कॉपी पाथ करके आपने वेब के URL में यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है एज ए URL। अगर आपने अच्छा, लाइव सर्वर पर ओपन करने का ये फायदा क्या है, इस पर ओपन करने का जो भी आप चेंजेस करेंगे ना, वो डायरेक्टली वेबसाइट पर होती जाएंगी। और इसमें क्या होगा कि इसमें आप चेंजिंग करेंगे और आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा वेब पेज को। यहाँ से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जब भी जाके आपका जो है ना चेंजेस आपको नजर आएंगी। और यहाँ पर आते हैं, हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं। तो लाइव सर्वर पर ओपन कर, और बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में जो भी हमारा HTML का काम होता है वो हम करते हैं। जैसे हमने हेडिंग दे दी, हमने पैराग्राफ दे दिए, हमने टैग्स दे दिए डिफरेंट डिफरेंट, हमें कुछ बनाना है, डिव्स हमने दे दी, फुटर दे दिया, हेडर दे दिया, वेबसाइट होते, ये सारी चीज़ें हम करते हैं बॉडी में, ठीक है। और हमारे पास CSS हमें लिंक करवाने के लिए कौन सी चीज़ होती है, लिंक टैग होता है। लिंक टैग यूज करते हैं और यहाँ पर CSS का नाम देते हैं, ठीक है, अपने CSS का फाइल बना के। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हम चलते हैं अभी हमारी वेबसाइट क्या कह रही है, और वेबसाइट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास HTML बेसिक में आ जाते हैं। कि बेसिक हमने देख लिया कि HTML का डॉक्यूमेंट होता है जो हम नेम देते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद अब हमें रन कैसे करवाएंगे इसमें HTML में। मिसलन हमारे पास एक H1 टैग है, ठीक है, H1 टैग है ये सिंपली क्या है, टैग है, ठीक है। अब जब भी इसमें कंटेंट लिखूंगा, हेडिंग मिसलन, जब भी इसमें मैं कंटेंट लिखूंगा, तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पूरी एलिमेंट, ठीक है। ये पहले टैग था,
मैंने इसमें कंटेंट लिखा, ये सारा मिला के अब क्या हो गया, अब हो गया एलिमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस से सेव होगा आपके पास। और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, डायरेक्टली ये रिफ्रेश हो गया और हेडिंग हमारे पास आपको शो करवा रहा है। उसके बाद होता है हमारे पास यहाँ पर P1 पी मिसलन फॉर एग्जांपल। यहाँ पर आप लिखेंगे लोरम, एक टेक्स्ट है जो हमारे पास फॉर टेम्पलेट पर्पस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये भी एक एब्रिएशन है जिसको हम एमिट करेंगे, तो ये लोरम इप्सम का छोटा सा टेक्स्ट का पार्ट दे देगा हमें। तो ये लोरम इप्सम टेक्स्ट दे दिया और हम वर्ड को रैप करेंगे, यहाँ पर वर्ड रैप करेंगे, अल्ट प्लस जेड इसका शॉर्टकट है। तो वर्ड रैप कर दिया हमने और आपको सही से अब नजर आएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ आपके पास अच्छे तरीके से बना हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को प्रिंट करवाते हैं एचटीएमएल में। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एचटीएमएल में? द एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग। द एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। क्या है कि स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक जो भी चीज़ है वो उसको हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। फिर इसमें अंदर कंटेंट भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले ये सिंपली टैग था। ठीक है, अगर हम खाली लिखेंगे H1 तो ये टैग है। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट टैग बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट, और उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं टैग की। ठीक है, आपको स्लैश बैक स्लैश नजर आएगा यहाँ पर, तो इसको हम एंड टैग बोलते हैं। और इसके नीचे इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट है पूरा मिला के, ये पूरा एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, आप चेक कीजिएगा यहाँ पर ये भी एक एलिमेंट है जो H1 को शो कर रहा है, और पैराग्राफ हमने चेक कर लिया कि पैराग्राफ कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं कि हम साथ में यहाँ पर यूज करते हैं एलिमेंट्स को। और हम नीचे आते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पर आ जाते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML attributes provide additional information about HTML elements। HTML elements के बारे में जब भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो जब भी हमारे पास, तो हमें HTML एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप चेक कीजिएगा इस सेकंड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ए टैग है एक हमारे पास, एंकर टैग जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं। और वो ये किस काम आता है कि हमारे पास जब भी हमें लिंक्स चाहिए होती हैं, हमारे पास जब भी हमें लिंक्स यूज करनी हो, हमें कभी कभी ये नेव बार में हम यूज करते हैं एंकर टैग। तो ये इसका एंकर टैग का बहुत सारा काम है। मिसल यहाँ पर मैं एक एंकर टैग यूज करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आके एंकर टैग हमने यूज कर लिया www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल मैंने रख लिया इसका नाम। तो यहाँ पर आप चेक करें कि एश रेफरेंस जो है, ये एश रेफ जो ये है, ये एज ए एट्रीब्यूट काम कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको एट्रीब्यूट का देता हूँ, जस्ट सेकंड। यहाँ पर तो एक और स्टूडेंट अभी आ गए, तो जो अभी आ रहे हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ अपना माइक टर्न ऑफ कर दें। और जो भी अभी तक टॉपिक चल चल रहा है और जो चल चुका है, तो वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर स्टाइल हम लिख लेते हैं। और ये जो स्टाइल हमने लिखा है, ये एज अ एट्रीब्यूट काम आ रहा है कि हमें एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट की क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट होगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा एलिमेंट की। और यहाँ पर हम चलते हैं, तो एट्रीब्यूट का मकसद ये है। ठीक है, द SRC एट्रीब्यूट। ठीक है, द इमेज SRC एट्रीब्यूट, इमेज में हमारे पास SRC एट्रीब्यूट होता है जो हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट URL जो है ना देता है इमेज की। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल अब क्या है? एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है कि एब्सोल्यूट यूआरएल ये होती है कि हमारे पास जब भी वेबसाइट से हम कोई इमेज लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल से इमेज उठाई और उसकी लिंक कॉपी कर ली मैंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी कॉपी लिंक कर ली, तो कॉपी लिंक करके मैं एसआरसी में जब भी पुट करूंगा, ठीक है, माइक ऑफ कर दें अपना। और एसआरसी में मैं जब भी पुट करूंगा यहाँ पर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट यूआरएल। और उसके बाद जब भी हम हमारे पास इमेज प्रोवाइडेड होगी,
हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमें एक बार हम चेक कर लेते हैं ये चीज़। यहाँ आते हैं और इमेज के इमेजेस, तो मैं ये इमेज उठा लेता हूँ। सेव इमेज, हमारे पास फोल्डर है एक, डेस्कटॉप पर हमने फोल्डर बनाया है प्रैक्टिस का, माइनस्टेक का। ओके, माइनस्टेक में अंदर एचटीएमएल है और इसमें मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस का, इमेजेस। ओके, इमेजेस में अंदर मैं इस चीज़ को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो चुकी है और अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आप चेक करें कि लिंक टैग आपका यूज़ हो चुका है। ओके, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो गूगल आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगर यूआरएल आपने सही दी हुई है तो। यहाँ पर www.google.com, तो आपने ये सही दिया हुआ है तो ये ओपन होगा लिंक। फॉर एग्जांपल मैं किसी और चीज़ की यूआरएल दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑटो ड्रा की मैं यूआरएल दे रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि यूआरएल वो सही है, तो यहाँ पर इसकी यूआरएल प्रोवाइड कर रहा हूँ जाके। ओके, तो यहाँ पर हम इसको अभी चेक करेंगे, गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये autodraw.com खुल के आ जाएगा हमारे पास। तो इस हिसाब से ये एंकर टैग काम आता है। उसके बाद हम इमेज के देख रहे थे कि इमेज में हम जो है ना एब्सोल्यूट यूआरएल और जो है ना रिलेटिव यूआरएल कैसे यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट यूआरएल एक तो ये होती है कि हमारे पास कॉपी लिंक करके किसी भी इमेज की गूगल से कॉपी लिंक करके आते हैं और यहाँ पर एसआरसी में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट में पेस्ट करते हैं तो हमारे पास इमेज खुल के आ जाती है। अब हमारे के फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है कि रिलेटिव यूआरएल है हमारे पास। रिलेटिव यूआरएल डॉट लिख के आप इसका पाथ देंगे, हमारे पास इमेजेस में अंतर इमेज पड़ी है तो हम इसका पाथ ऐसे देंगे, ठीक है। तो यह पाथ इसका आ चुका और यहाँ पर ये अल्ट अल्ट लिखा हुआ है। अल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है कि इसका मिसलन इमेज नहीं ओपन हुई, इमेज की वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज ओपन कैसे नहीं होगी, क्या चीज़ किस वजह से ओपन नहीं होगी। अगर हमारे पास पाथ हमारा गलत दिया हुआ है और हमारे पास कभी भी इमेज बड़ी बड़ी वेब एप्स में नहीं ओपन हो रही तो हमारे पास अल्ट टैग होता है। मैं मिसलन इस इमेज का नाम रख रहा हूँ कि नेचर इमेज, ओके, नेचर IMG। ओके, तो ये हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं गूगल में, तो आप चेक करें कि ये सिंपली यहाँ पर इमेज आ चुकी है। अगर ये इमेज नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैंने इसका पाथ गलत दे दिया, तो इमेज नहीं आती तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आता सिंपली एक लोगो के साथ। तो आप चेक कर सकते हैं नेचर इमेज, ये अल्टरनेट टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ आता है, तो ये अल्ट एट्रीब्यूट इस हिसाब से इस वजह से यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद जो ये इमेज एट्रीब्यूट है, ये एसआरसी जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर हम रिलेटिव यूआरएल लगाएंगे या हम क्या लगाएंगे, अपनी एब्सोल्यूट यूआरएल लगाएंगे। एब्सोल्यूट क्या होती है कि हम गूगल से जब भी इमेज को कॉपी करें, कॉपी लिंक करके पेस्ट करें, तो वो इमेज हमको हम उसका क्या बोलते हैं, वो होती है एब्सोल्यूट यूआरएल। और रिलेटिव यूआरएल हम इसको बोलते हैं कि हम इमेज का पाथ देके वेबसाइट में ओपन करें। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स में, हमारे पास ओके, और हम विड्थ और हाइट भी इमेज की सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ये भी विड्थ और हाइट भी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, इमेज की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इमेज एलिमेंट के ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हम विड्थ यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इमेज की हाइट भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो जो आपको चाहिए वो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो आप, विड्थ और हाइट, ये भी एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स आती हैं। हेडिंग्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि हमारे पास यहाँ पर H2 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, हेडिंग 2, और H3 आपने यूज़ कर लिया, H6 तक हमारे पास हेडिंग्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। तो आप बोलोगे सर अगर हम CSS को यूज़ करके जो है ना इसको स्टाइल दे सकते हैं, अपनी साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो ये H2 का मतलब क्या है, H1 का मतलब क्या है, क्यों इतने सारे हेडिंग्स दिए गए। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास वेबसाइट की एसईओज होती है ना, कि हमारे पास वेबसाइट रैंक करे अच्छे तरीके से हमारे पास वेबसाइट हमारी चले, तो एसईओ में क्या होता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस होता है हर एक टैग का, सही है। यहाँ पर हम इंडस्ट्री लेवल का पढ़ेंगे तो हर एक टैग का इंपॉर्टेंस होता है। जब भी मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बनाता हूँ, तो मुझे जब भी ब्लॉग वेबसाइट मिश्रण बनानी है तो H1 मैं वहां पर यूज करूंगा जहां पर वो आर्टिकल मुझे इम्पोर्टेंट रखना है, ठीक है। गूगल पर कोई चीज़ वो सर्च करे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो, रैंक होने के लिए हमारे पास
टैग्स ये यूज़ किए गए हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए दिया गया है कि बेसिक HTML को इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया गया है कि HTML में डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं और उनका एक अलग से इम्पोर्टेंस है। ठीक है। H2 का अलग से इम्पोर्टेंस है, H3 का अलग से इम्पोर्टेंस है, H4 का अलग से इम्पोर्टेंस है। तो ये चीज़ें इसलिए यूज़ करते हैं हम, टैग्स इसलिए यूज़ करते हैं अलग अलग से। साइज तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। मिसाल मैं पैराग्राफ को एक स्टाइल दे के और मैं पैराग्राफ को हेडिंग बना दूं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। पैराग्राफ का एक अलग से इम्पोर्टेंस है, हेडिंग का एक अलग से इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये चीज़ समझने पड़ेगी। और आपको टैक्स के बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप अच्छे तरीके से एसईओ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम ज़्यादा टैक्स पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की। यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स है, आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास HTML पैराग्राफ्स। HTML पैराग्राफ मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ हम पी टैग को यूज़ करके पैराग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल्स। HTML स्टाइल, HTML को हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे, ये इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया और कलर एक प्रॉपर्टी है CSS में, कलर यूज़ करके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है। पैराग्राफ का पूरे का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे पैराग्राफ का कलर, आप चेक कर सकते हो चेंज हो गया। तो कलर क्या है कि एक प्रॉपर्टी है और ये इसका वैल्यू है। ठीक है। स्टाइल देने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी को हम वैल्यू सेट करते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ का वो वैल्यू सेट हो जाता है। वो कलर हो गया, वो विड्थ हो गई, वो हाइट हो गई, वाट्सएवर। उसके बाद स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है एलिमेंट के बारे में। पैराग्राफ एलिमेंट पी टेक के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है पी टेक के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML में। तो टेक्स्ट बोल्ड है हमारे पास उसमें, टेक्स्ट इटैलिक है, और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास टैग्स आते हैं। ठीक है। HTML बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए हमारे पास बी टैग भी है और स्ट्रॉन्ग टैग भी है। अब आप बोलेंगे फिर से, सर ये जो है ना बी टेक भी, मतलब बी टेक का मतलब भी बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग का मतलब भी बोल्ड ही होना होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिए गए हैं। यहाँ पर एथलेटिक, इसका मतलब भी एथलेटिक है, एम्फेसाइज का मतलब भी एथलेटिक है। दोनों चीज़ें, दोनों वर्क तो सेम कर रहे हैं। मार्क का टैग भी मार्क है, और यहाँ पर स्मॉल जो है, स्मॉलर टेक्स्ट, स्मॉल टैग जो है स्मॉलर टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट कर देगा, डिलीट कर देगा। डिलीटेड टेक्स्ट शो करेगा, मतलब एक लाइन आ जाएगी ऊपर से, लाइन ओवर, जिसको हम लाइन थ्रू बोलते हैं। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि जो है ना 50% ऑफ, और मसलन 5,000 उसकी फीस है। तो वो 5,000 को ऐसे लाइन थ्रू करते हैं, ऊपर से लाइन दे देते हैं एक बीच में, और क्या होता है कि नीचे 2500 लिखा होता है। तो इसको हम लाइन थ्रू बोलते हैं या डिलीटेड टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। और हम इंसर्टेड टेक्स्ट होता है हमारे पास, सब स्क्रिप्ट हमारे पास H2O, जैसे हम एलिमेंट्स बनाते हैं, तो टू छोटा बीच में हम लिखते हैं और O बड़ा लिखते हैं, H बड़ा लिखते हैं। तो जो छोटा टेक्स्ट है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो हमारे पास आप जो है ना एक्सप्रेशंस देते हो नंबर्स को, जो ऊपर से एक टेक्स्ट आता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट टैग बोलते हैं। तो हमारे पास HTML में ये इस वजह से काम आते हैं। बोल्ड टैग है हमारे पास, बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर टैग्स दिए गए हैं, हर एक का अलग से इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर बोल्ड टैग सिर्फ बोल्ड करेगा टेक्स्ट को, ये स्ट्रॉन्ग जो है ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को शो करेगा कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। ये टेक्स्ट की अपनी वैल्यू है, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। आई टैग खाली एथलेटिक टेक्स्ट को शो करेगा, एम्फेसाइज क्या करेगा, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करके दिखाएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं, आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक HTML का ओवरव्यू देना है। तो मैंने आपको इसका इम्पोर्टेंस बता दिया, वैसे तो सेम ही तरीके से यूज़ होंगे। ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बी टैग यूज़ किया गया है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, और दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस टेक्स्ट इज, जस्ट सेकंड।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग है, ठीक है। HTML में हमारे पास एथलेटिक हम लिखते हैं, एम्फेसाइज एम्फेसाइज होता है, टेक्स्ट ज़्यादा एम्फेसाइज उसको किया जाता है, स्मॉल में हमारे पास टेक्स्ट स्मॉलर हो जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में हमारे पास मार्क क्या होता है कि हमारे पास एक यहाँ पर जस्ट, हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? हाथ ऊपर किया हुआ है, हैंड रेस किया हुआ है, के नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका? माइक ओपन करके बताएं। आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। चले, ऑफ कर दे माइक अगर नहीं है तो क्वेश्चन। ओके। तो HTML डिलीट एलिमेंट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि समझा तो दिया है मैंने आपको, ब्लू को ये क्या कर देगा और लाइन ओवर कर देगा। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सुपर टैग है, सबस्क्रिप्ट टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्स पर आ जाते हैं। HTML में कमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें जो है ना मर्ज स्टैक पर जाना है, तो हमें जस्ट ओवरव्यू, मैं इसका ओवरव्यू ले रहा हूँ HTML का। आई होप कि आता होगा आपको, लेकिन कोई स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं भी आता होगा। तो उसके लिए मैं बेसिक्स HTML कवर कर रहा हूँ, CSS कवर करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पर आएंगे। HTML कमेंट टैग, कमेंट हम कैसे लेते हैं HTML में? मिसलन हमारे पास बड़ी बड़ी वेब एप्स बनाते हैं, और उसमें हमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर मिसलन मैं कह रहा हूँ कि ये फुटर सेक्शन है, ठीक है, या ये हेडर सेक्शन है, हेडर यहाँ पर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हेडर सेक्शन है, मैं इस हेडर सेक्शन को यहाँ पर इस हिसाब से आपकी कमेंट यूज होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेडर सेक्शन, ठीक है, हेडर सेक्शन स्टार्स। जहाँ पर कोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये कमेंट्स यूज करते हैं कि हमारे पास हेडर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर मेन पर्पस यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हेडर सेक्शन एंड हुआ। सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा, ठीक है, हेडर सेक्शन एंड्स। ओके। तो इस हिसाब से हम ये इस कमेंट्स को यूज़ करते हैं कि कोड को रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, या किसी कोड को कभी कोई कोड जो है ना एरर दे रहा है, HTML तो तकरीबन नहीं होती, कैसे सेंसिटिव नहीं है। तो जो भी कोड हमें हमारे पास से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के कमेंट्स होते हैं, तो हमें जो भी कोड एरर दे रहा है उसको हम सिंपली कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद हमारे पास HTML कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। कलर नेम से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, तो ये कलर्स होते हैं हमारे पास HTML में, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं यूजिंग CSS, यूजिंग एट्रीब्यूट स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम किसी भी टैग में हम उसका बैकग्राउंड कलर और उसका कलर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट ये ले लिया, और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर इसका मैंने ब्लैक ले लिया, और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। ओके। तो ये आपको इस हिसाब से शो होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड और हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट के कलर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास बॉर्डर होता है एज एट्रीब्यूट HTML में, कि हम बॉर्डर किस हिसाब से यूज करेंगे। हम टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट को अपने जो है ना पैराग्राफ को बॉर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। RGB कलर होता है, RGBA होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और HSL कलर्स होते हैं। RGB रेड ग्रीन ब्लू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबके पास आवाज़ आ रही है? एक बार थंब प्रेस कर दें, रिएक्ट कर दें, सबको समझ आ रही हैं चीज़ें? ओके। ओके, चीज़ें समझ आ रही हैं आप सबको? ओके, डन हो गया। तो यहाँ पर RGB कलर वैल्यू क्या होता है कि रेड ग्रीन ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। रेड ग्रीन ब्लू से जो भी कलर्स बने हुए होते हैं, तो इसको हम RGB कलर्स बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास RGBA वैल्यूज, अल्फा होता है एक, हमारे पास ए होता है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, कि हमारे पास जो ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी सेट करता है किसी भी कलर की।
RGBA के साथ RGBA वैल्यू होता है हमारे पास। यहाँ पर आप चेक करें RGB, यहाँ पर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट 250 तक नंबर्स दे सकते हैं, तो ये एक कलर बनेगा हमारे पास RGB का। RGBA क्या होता है? ए हमारे पास पॉइंट्स में आता है, 0 पॉइंट से लेके 1 तक। 0 पॉइंट से लेके 1 तक जो भी होगा वो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी सेट करेगा। जैसे यहाँ पर आप चेक करें, रेड का मैंने ये ले लिया नंबर, ग्रीन का मैंने ये ले लिया, और ब्लू का मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर भी यूज करके देखते हैं कि किस हिसाब से यूज होगा। यहाँ पर हम आते हैं और RGB के रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है। पहले मैंने इसको रख लिया, और 100 मैंने इसको रख लिया, सॉरी 1000 हो गया। 100 मैंने इसको रख लिया, और 200 मैंने इसको रख लिया। तो ये इस प्रकार का कलर बन रहा है, और हम यहाँ पर इसको सेमीकोलन दे देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अपने ब्राउजर में जाके। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ कोई भी टेंशन नहीं लेने की। हमारे पास ये जो कलर्स हैं, ये हम किस हिसाब से याद करेंगे, या ये कोड्स हम याद नहीं करते। ये हम जब भी अगर हमारे पास कोड्स होते हैं ना, ये हम कोड्स क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास रेड जब है, जब हमारे पास कलर्स के नाम से नेम्स हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कलर का नेम है एज्योर, रेड ग्रीन ब्लू aqua। तो हमारे पास जब कलर्स के नेम से, तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर ये कलर शो हो रहा है ना आपको, ये सिंपली ये बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है ना। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएंगे तो ये कलर थोड़ा आपको डिफरेंट नजर आएगा। आप अगर ये डीप में देखेंगे, उसके बाद अगर आप मिसलन, सेकंड, अभी एक स्टूडेंट आई है, तो आप जो है ना आपके लिए यह है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी, तो बेसिक आप वहां से देख लीजिएगा। तो RGB आपके पास यहाँ पर हम जो कलर है, मिसल मैं ग्रीन कलर जब भी यूज करूंगा ना यहाँ पर, तो ग्रीन कलर क्या होगा कि ग्रीन कलर यहाँ पर एक एक नजर आ रहा होगा, और माइक्रोसॉफ्ट एज में थोड़ा चेंज होगा। और क्या होगा कि दूसरे ब्राउजर में, ओपरा फायरफॉक्स में अलग अलग कलर्स, थोड़े थोड़े अलग अलग कलर्स, मतलब उसमें एडिशन होंगे या अलग नजर आएगा थोड़ा। तो RGB हम इस वजह से यूज करके कि एक्यूरेट कलर हम हर ब्राउजर पर हमें एक्यूरेट कलर मिले, हर ब्राउजर में हमें एज इट इज सेम कलर मिले। तो RGB वैल्यूज, हम RGB वैल्यूज इसीलिए यूज करते हैं कलर्स के लिए। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि हम नेम्स क्यों नहीं यूज कर रहे, कलर्स हम इस वजह से यूज करते हैं। ये नंबरिंग RGB वैल्यूज हम इस वजह से यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं RGBA वैल्यूज ए के लिए। अल्फा ए के लिए हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया कि इसके 0 पॉइंट में वैल्यू होता है, और हम इसको ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओपेसिटी आप चेक कर सकते हैं, जितना आप पीछे जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ओपेसिटी इसको लो होते जाएगी। जितना आप ऊपर जाएंगे तो ये सॉलिड होता जाएगा। ठीक है, वन वन तक ये पूरा सॉलिड होगा, और 0 पॉइंट से लेके 0.1, 0.2, 0.9, 0.1 तक, ये 1 तक क्या होगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये कलर्स को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं RGBA वैल्यूज आप यूज करके। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं RGBA, और यहाँ पर कामा देके आप इसका 0.8 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये यूज होगा। 0.3 कर देते हैं, जैसे आपको सही से पता चले। और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लो हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं हेक्साडेसिमल कलर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हेक्साडेसिमल कलर्स क्या होते हैं कि हमारे पास है, ये भी एक वैल्यूज होते हैं, ये भी एक के आप कह सकते हो कि आपके पास एक वैल्यू दिया होता है। ठीक है, एक के कलर कोड दिया होता है। कलर कोड ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपको कलर कोड दिया जाएगा कि इस वेबसाइट का, इस टेक्स्ट का ये कलर रखना है, इस चीज़ का ये कलर रखना है। तो आपको कलर कोड प्रोवाइड किए जाएंगे। कलर कोड याद करने की या समझने की, समझ लीजिए कलर कोड होते हैं एक। यहाँ पर हम ये कॉपी कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाइट के लिए FFF यूज होता है, और ब्लैक के लिए 0000 यूज होता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं इस हिसाब से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर का मैंने एक कलर कोड दे दिया यहाँ पर।
हम इसका FFF कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाइट कलर आपको शो कर रहा है, और टेक्स्ट को हम ब्लैक कर देते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट शो हो। तो हमारे पास यहाँ पर आप चेक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट आपके पास ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड आपके पास वाइट हो गया, ठीक है। तो हम इसको 5 6 2, आपके पास एक कलर बन गया। और आप कलर चेक करेंगे, आपके पास बैकग्राउंड आ चुका है इसका। तो इस हिसाब से हेक्साडेसिमल वैल्यूज देके आप कलर्स को सेट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज देके। और आपके पास HSL कलर्स होते हैं। HSLA भी होता है और HSL कलर भी होता है। इसका H का मतलब है ह्यू, एस का मतलब है सेचुरेशन, और एल का मतलब है लाइट, ठीक है, लाइटनेस हम सेट करते हैं। एस एस एल ए क्या होता है, फिर से ओपेसिटी के लिए होता है, ठीक है। फिर से हम इसकी ओपेसिटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हम सेट करते हैं। और उसका वैल्यूज जो होते हैं, ह्यू का जो वैल्यू होता है सिंपली उसका नंबर में वैल्यू होता है, और इसकी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू होते हैं। और हमारे पास ए का वैल्यू सिंपली 0 पॉइंट से लेके 1 तक हमारे पास कोई भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है हमारे पास कुछ 350 या कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, आप ओपेसिटी के लिए ए यूज़ करेंगे, अल्फ़ा, ठीक है। ओपेसिटी के लिए ऐसे साफ जैसे हमने वहाँ पर यूज़ किया हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इस हिसाब से भी आप कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है HTML CSS। HTML में हम CSS कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम हमारे पास लिंक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास CSS को ऐड करने के लिए डिफरेंट टाइप के तरीके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनलाइन CSS है, ठीक है। इनलाइन CSS क्या है कि हम जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इनलाइन CSS इसको हम बोलते हैं कि स्टाइल हम यहाँ पर एट्रीब्यूट में यूज़ करके, इनलाइन CSS हम इसको बोलते हैं कि एट्रीब्यूट में यूज़ करके हम इसको स्टाइल दें। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल क्या होता है कि हमारे पास स्टाइल टैग यूज करके हेड सेक्शन में अंदर स्टाइल टैग यूज करके, और उसमें अंदर हम चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हैं चीज़ें, स्टाइल टैग को यूज करके यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डॉट दे के क्लास का नेम और आईडी, हम जब भी क्लास का नेम और आईडी पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ भी सीखेंगे। उसके बाद होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं style.css के नाम से, फॉर एग्जांपल style.css के नाम से। तो ये फाइल बन गया CSS का। तो इसको हम लिंक कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिंक, लिंक लिखेंगे, और यहाँ पर style.css का पाथ देंगे। पाथ देंगे तो जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मिस्टर हेडिंग का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ H1 का, तो H1 को सिलेक्ट करके और यहाँ पर कलर उसका दे दूंगा। तो यहाँ पर इसका कलर पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसका ये प्रॉपर्टी मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं क्यों हटा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रायोरिटी के, जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रायोरिटी का। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर यही रहेगा, और मैं इसका कलर आपको कलर आपको देके बताता हूँ। कलर ब्लैक होता है, तो हम वाइट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम आएंगे, तो आप चेक करें वाइट कलर हो गया है इसका। तो ये मैंने इनलाइन क्यों हटाई, ये मैंने क्यों हटाई CSS, क्योंकि इनलाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। वो प्रॉपर्टी हम एक्सटर्नल वाली अप्लाई नहीं होगी इसमें, जब तक हमें ये चीज़ हटानी नहीं पड़े। ये यही प्रॉपर्टी मिश्रण कलर मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है और वहाँ पर भी यूज़ किया है एक्सटर्नल में। तो हमारे पास पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये प्रॉपर्टी बाद में अप्लाई होगी, फिर ये शो नहीं होगी आपको, सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपको शो होगी, कलर इसका ये है। इंटरनल CSS पर आ जाते हैं। तो इंटरनल CSS की प्रायोरिटी इन दोनों के बीच में होती है। पहले ये प्रायोरिटी में आता है कि इसका स्टाइल पहले अप्लाई होगा, फिर इंटरनल का स्टाइल अप्लाई होगा, उसके बाद आता है एक्सटर्नल, उसके बाद एक्सटर्नल का स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रायोरिटीज दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टाइल हम कलर कलर दे सकते हैं हमारे पास। फ़ॉन्ट फैमिली, हम फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं कि सेंस है, सेरिफ है, डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट। जब भी हम पढ़ेंगे CSS तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे सकते हैं। तो डिस्कस करने के बाद हमारे पास ये चीज़ शो होगी। CSS बॉर्डर्स हम दे सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हम यहाँ पर मिस्टर हमने टेक्स्ट में बॉर्डर दे दिया, हमने अपने पैराग्राफ में बॉर्डर दे दिया। उसके बाद होता है HTML लिंक्स, ठीक है।
हाइपर लिंक्स को हमें लिंक्स को ऐड करने के लिए हम HTML लिंक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML लिंक एंकर टैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले पहले एग्जांपल दिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल एंकर टैग का। तो ये आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि ये एश रेफरेंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। गूगल पर जब भी आप क्लिक करोगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, एक को हम एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, by default the linked page will be displayed in the current browser window. To change this you must specify another target for the link. क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर गूगल में हम ओपन करेंगे तो आप चेक करें यहाँ पर ही ओपन हो गया ना, ये ऑटो ड्रा लिंक यहाँ पर ही ओपन हो गया। तो अगर आपने एक और पेज ओपन करवाना है यहाँ पर, तो क्या होगा कि द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। सेल्फ होता है एक, डिफॉल्ट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वाज क्लिक्ड। सेम ही होगा, ये डिफॉल्ट भी होता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम ही इसमें ही ओपन होगा लिंक। उसके बाद होता है ब्लिंक, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और अ टैब। क्या होता है कि न्यू विंडो में ओपन होगा। टारगेट एट्रीब्यूट पास करवा के हम ये चीज़ ब्लैंक लिखेंगे तो आपके पास ब्लैंक यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उसमें लिंक हमारी ओपन हो जाएगी। ये चीज़ वही रहेगी सेम। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीचे पेरेंट है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम के अंदर डॉक्यूमेंट ओपन होगा। उसके बाद है टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, फुल बॉडी ऑफ द विंडो पे आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का फिर से आपके पास यहाँ पर एक और टॉपिक आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है कि जब भी हम कहीं से लिंक लेके डायरेक्टली एच रेफरेंस में हम एच रेफ, ये जो है एट्रीब्यूट, इसमें हम पेस्ट करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं। और रिलेटिव यूआरएल क्या होती है कि रिलेटिव यूआरएल आपके पास जो भी पाथ देते हैं हम किसी भी चीज़ का, पाथ दिया तो उसको हम रिलेटिव यूआरएल बोलेंगे। ये है रिलेटिव यूआरएल। जो हमारे पास HTML में हमारे पास से कोई भी चीज़ पड़ी होती है हमारे पास फोल्डर में, उसको हम रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं कि हम उसका पाथ देते हैं। लिंक कलर्स, हम लिंक के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास होवर प्रॉपर्टी हो जाती है और हमारे पास एक्टिव प्रॉपर्टी हम विजिटेड बोलते हैं, होवर प्रॉपर्टी हो जाती है और हमारे पास विजिटेड होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हम CSS में आगे जाके सीखेंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये होवर है, एक कलर हम देते हैं और हम होवर करते हैं जब भी इसके ऊपर तो दूसरा कलर हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लिंक बुकमार्क्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बुकमार्क्स कैन बी यूजफुल इफ अ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, वेब पेज लॉन्ग है तो बुकमार्क्स जो है ना यूजफुल होते हैं। जो है ना बुकमार्क्स, तो क्रिएट द बुकमार्क, फर्स्ट क्रिएट द बुकमार्क देन ऐड अ लिंक टू इट। एक बुकमार्क क्रिएट कीजिए और उसमें लिंक ऐड कीजिए। व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप टू द बटन लोकेशन विद द। क्या होता है कि हमारे पास एक बुक के मिसलन, हमारे पास एक बुक के जो हम PDF हम बना रहे हैं मिसलन, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। तो क्या हो, जब भी मैं उसको क्लिक करूं, एक टॉपिक को क्लिक करूं तो वो टॉपिक डायरेक्टली मुझे नीचे ले आए। और जैसे हमारा इंडेक्स होता है ना वर्ड फाइल में, MS वर्ड में हम क्या बोलते हैं इंडेक्स, हाँ किसी भी टेक्स्ट का, तो उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि नीचे आते हैं पूरा बिल्कुल भी उस टॉपिक पर हमारे पास ले आता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो हम H2 की मिश्रण ID दे रहे हैं चैप्टर नंबर 4। H2 में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है ये। ठीक है, जब भी मैं चैप्टर नंबर 4 को क्लिक करूं, जब भी मैं चैप्टर नंबर 4 को क्लिक करूं तो A को मुझे यहाँ पर रेफरेंस देना है और चैप्टर 4 मुझे यहाँ पर नीचे बहुत सारे पैराग्राफ लिख के नीचे चैप्टर 4 यहाँ पर एक और मतलब पैराग्राफ बनाना है चैप्टर 4 के लिए। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर चैप्टर 4 की तरफ। तो चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मिश्रण में एक बुक बना रहा हूँ ना वेबसाइट में। तो ये इस हिसाब से काम आता है कि बुक मार्क हम इस हिसाब से यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास HTML इमेजेस। HTML इमेजेस हम कैसे ऐड कर सकते हैं इमेजेस वेब पेजेस में। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल करके दिखाया था सबसे पहले कि हम इस हिसाब से इमेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपको शो होती होगी, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आपको इमेज शो होती होगी कि इमेज इस हिसाब से हम HTML यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर इमेज मैप में आ जाते हैं पहले।
कैन क्रिएट क्लिकेबल एरियाज ऑन एन इमेज। ठीक है, क्लिकेबल एरियाज, यहाँ पर इमेज में हम क्लिकेबल एरियाज मिसलन, यहाँ पर आप चेक करें, ये यहाँ पर एरो शो कर रहा है सिंपली। जब भी मैं लैपटॉप पर होवर करूँगा, लैपटॉप पर आ जाऊँगा, तो ये क्लिकेबल है, इसमें हम लिंक भी रख सकते हैं। ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है। तो ये एरियाज यहाँ पर क्या है, क्लिकेबल है इमेज की। तो ये हम चीज़ कैसे बनाएंगे? The HTML map tag defines an image, a map. An image map is an image with clickable areas. ठीक है, मैप टैग क्या करता है कि इमेज में हमारे पास क्लिकेबल एरियाज बनाता है। द एरियाज आर डिफाइंड विथ वन और मोर, जस्ट सेकंड। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं उनके लिए ये है कि आपके पास रिकॉर्डिंग शेयर की जाएंगी, और आपके पास जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ जिस भी सोर्स से, तो वो आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप जो है ना देख सकते हैं। The HTML map element map tag defines an image map। क्या करता है कि इमेज का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास इमेज का एक क्या होता है, क्लिकेबल एरिया बना देता है ना। तो एरियाज आर डिफाइंड विथ वन और मोर एरिया टैग्स। यहाँ पर आप चेक करें, लैपटॉप पर मैंने क्लिक किया, लैपटॉप पर पहले ये सिंपली यहाँ पर आप चेक करें कि ये डॉक्यूमेंट है, सिंपली एक इमेज है। इमेज के जो अदर एरियाज हैं वहाँ पर आपको सिर्फ एरो शो होगा। जब भी आप लैपटॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लैपटॉप पर होवर करेंगे, तो आपके पास ये आपके पास कर्सर जो है ना पॉइंटर हो जाएगा। तो आप चेक करें यहाँ पर, तो इसको हम क्लिकेबल एरियाज बोलते हैं। और यहाँ पर ये कैसे सेट होगा? तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले इमेज एसआरसी, यहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी है। उसके बाद अल्ट टैग, अल्ट में आपने यहाँ पर सिंपली अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक लिख देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाया था इमेज का। तो आपने यहाँ पर आप चेक करें कि अल्टरनेटिव, यहाँ पर आप चेक करें कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने नेचर इमेज रख लिया है। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, जो भी आए हैं उनके लिए, तो सिंपली ये यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होगा। ठीक है, इमेज के ये आइकन के साथ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप चेक करें, मैप हमने यूज़ किया। मैप टैग को यूज़ करने का तरीका कि क्लिकेबल एरियाज कैसे बना सकते हैं। मैप नेम, वर्क मैप रख लेना है आपने, इसका नेम कोई सा भी आपने रख देना है। उसके बाद आप एरिया, एरिया एक टैग यूज़ करेंगे, और शेप, शेप का एक नाम रखेंगे, जो भी आपने शेप रखना है। ठीक है, शेप जो भी आपने क्लिकेबल एरिया बनाना है। ठीक है, उसका आप एक प्रॉपर सी साइज देंगे कि इस साइज पर पड़ा, ये इमेज में इस साइज पर है। ठीक है, इमेज के पेरेंट, जो पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसको हम पेरेंट बोलते हैं। तो पेरेंट में अंदर चाइल्ड की साइज आप देंगे कि ये कितनी हाइट पर है, कितनी बॉटम टॉप लेफ्ट राइट की, आप उसके हिसाब से मेजरमेंट करके साइज देंगे। उसके बाद आप उसका एक अल्टरनेट टेक्स्ट देंगे, ये कंप्यूटर है। ठीक है, और उसके बाद एश रेफरेंस आप, एश रेफरेंस कंप्यूटर की एक इमेज आप अपलोड कर देंगे, जो आपके पास इमेज है। मिसलन एक यहाँ पर ये अलग से इमेज है, ये अलग से इमेज है, तो आप ये अलग से इमेज अपलोड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप जब भी इसको क्लिक करेंगे, जब भी इसको क्लिक करेंगे, जो आपने यूज मैप, यहाँ पर यूज मैप का एक एट्रीब्यूट यूज किया है, ये आप यहाँ पर इसका नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हैश से यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिंपली नेम देंगे, और आपका ये यूज होगा क्लिकेबल एरिया। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से हम क्लिकेबल एरियाज बनाते हैं इमेज के। ठीक है, तो सिंपली, और पॉइंट्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो ये आप चेक करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट राइट बॉटम मार्जिन हो, बॉटम और टॉप होता है, उसके हिसाब से हम पॉइंट्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये डिफरेंट, अच्छा मैंने जैसे आपको बताया पहले कि मैं ओवरव्यू दूंगा जस्ट HTML CSS का, क्योंकि हमें मर्ज स्टैक की तरफ बढ़ना है। HTML CSS का सिर्फ ओवरव्यू होगा, जावास्क्रिप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्ट के लिए तो मैं जस्ट ओवरव्यू देके चल रहा हूँ। तो आप अगर आपको डीप में पढ़ना है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और HTML डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे। तो आपको अगर डीप में पढ़ना है बाकायदा HTML, तो आप HTML डॉक्यूमेंटेशन, या आपको अगर पहली वेबसाइट नजर आएगी, तो यहाँ से आप डीप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मर्ज स्टैक का कोर्स है, हमें उसकी तरफ पढ़ना है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे सेट करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है HTML। ठीक है, बाकियों से अलग है बहुत।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस ऐड किया जा रहा है और आपको बताया जाएगा कि किस टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, एसईओ कैसे होती है, किस हिसाब से होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो हम बैकग्राउंड इमेज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल को यूज़ करके हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज देके और उसके बाद यूआरएल देके और आपके पास यहाँ पर जस्ट सेकंड जूम करके आपके पास एक कोटेशन यूज करना है, मार्क, और उसके बाद अंदर में आपने एक इमेज की यूआरएल देनी है। एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हैं और आपने रिलेटिव यूआरएल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। पिक्चर का एक अलग से एलिमेंट है हमारे पास HTML में, HTML5 में, तो आपके पास पिक्चर यूज करके आप उसमें अंदर भी पिक्चर यूज कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ पर आपने यूज की और पिक्चर यहाँ पर आपने यूज की, तो सोर्स आपने यहाँ पर देना है मीडिया, उसकी एक आपने मीडिया की विड्थ वगैरह दे देनी है कि इसकी मिनिमम विड्थ ये होगी, मैक्सिमम विड्थ ये होगी। उसके बाद SRC सेट में उसकी यूआरएल पेस्ट कर देनी है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव यूआरएल, तो वो आपके पास इमेज यूज हो जाएगी पिक्चर के एलिमेंट में अंदर। उसके बाद है HTML फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, सिंपली आप यहाँ पर आए और जूम जूम करूँ मैं इसको, तो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट जूम नहीं हो रहा, तो ये आप चेक करें, ये आपको W3 स्कूल में आपको नज़र आ रहा होगा ये लोगो, ठीक है। जो ये लोगो यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट में, इसको हम फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हम यहाँ पर रख देते हैं और आपको मैं फेविकॉन यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की, ये इसको हम फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फेविकॉन के लिए एक लिंक होती है, ठीक है। लिंक को यूज करके हम इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आते हैं और हेडर टैग में ये यूज होता है, ठीक है। तो लिंक को हम यूज करके इसकी यहाँ पर आइकन देंगे कि हमारे पास ये जो है ये एज आइकन हम यूज कर रहे हैं, टाइप इसकी इमेज आइकन है। और इसके बाद इसकी हम क्या दे देंगे, इसके हम जो है ना रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ दे देंगे, ठीक है। एश रेफरेंस में अंदर, एश रेफरेंस में अंदर, ठीक है। तो ये फेविकॉन हमारे पास यूज होगा, हमारे पास फिलहाल के लिए फेविकॉन कोई है नहीं, तो जिस सेकंड में आपके पास यूज करके दिखाता हूँ बोला। तो ये एश रेफरेंस में अंदर हम गए और डॉट इमेजेस, और आपके पास डाउनलोड हम एज अ क्या यूज़ कर रहे हैं, फेविकॉन यूज़ कर रहे हैं। तो हम आएंगे पर से और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में हमारे पास इमेज आ गई है, तो इसको हम फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पेज टाइटल है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेज टाइटल पहले पहले हमने सेट किया था, ये है पेज टाइटल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ वगैरह के लिए, ये ज़रूर आपने पेज टाइटल देना है, ठीक है। HTML प्रैक्टिस, ओके। तो पेज टाइटल हम इस हिसाब से देते हैं, ये HTML टाइटल जैसे लिखा हुआ है। HTML टेबल्स में हम आ जाते हैं, HTML टेबल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, HTML में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन एन HTML टेबल, HTML टेबल में अंदर एक तो होता है हमारे पास टी रो, टेबल रो, ठीक है, जिसको हम TR के टैग से डिफाइन करते हैं। उसके बाद होती है हमारे पास TH, टेबल हेडिंग। उसके बाद हमारे पास होते हैं TD, टेबल डेटा, ठीक है। तो ये टेबल डेटा, टेबल हेडिंग हमारे पास से टेबल रोज में आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेबल का एक टैग है जो हम यूज करके अपने पास टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम और ठीक। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर मैं कोड कर रहा हूँ, तो आप इससे सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। टेबल हमने बना ली और टेबल में अंदर हम क्या करेंगे, टी रो, एक रो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। टेबल रो में अंदर हम टेबल हेडिंग्स डिक्लेयर करेंगे, दो हेडिंग्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर रहे हैं फोन कोड, ओके। उसके बाद हम आते हैं फिर से एक रो डिक्लेयर करते हैं TR के नाम से, और उसके बाद TD, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा भी दो हमारे पास होनी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, और 4 नंबर का कोड क्या है हमारे पास, 92। तो आपके पास यहाँ पर ये जब भी मैं रन करूँगा तो आपके पास एक टेबल तो नहीं फिलहाल आपको शो होगा, लेकिन ये शो होगा कि ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है। हम इसको बॉर्डर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर आपको टेबल को शो होगा। तो आप फिलहाल के लिए ये शो करेंगे, ये देखें कंट्री है, उसके नीचे उसकी डेटा है पाकिस्तान, फ़ोन है, उसके नीचे उसका नंबर है, फ़ोन कोड है, ठीक है। तो इस हिसाब से टेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेबल में सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसको हम टेबल डेटा के थ्रू टेबल के डेटा इनका इंसर्ट करते हैं, ठीक है। रोज होते हैं जिसको हम TR से डिफरेंट डिफाइन करते हैं।
और टी हेडर्स होता है जिसको हम टी एच से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स आते हैं टेबल में। ठीक है, टेबल का बॉर्डर हम कैसे सेट करेंगे? मिस्टर, हमारे पास से टेबल का पूरे का हमें बॉर्डर सेट करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे और सिंपली इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। और टेबल को मुझे यहाँ पर टेबल कामा टी एच कामा टी डी, मिश्रण में टेबल हेडिंग, टेबल को और टीडी को मैं टेबल में टेबल हेडिंग और टेबल रो को मैं और टेबल डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टाइल दे रहा हूँ। तो बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सीएसएस में हम ये ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, तो ये 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर आ गया है टेबल में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टेबल का हम बॉर्डर इस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर बॉर्डर्स के आप बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर सकते हैं, बॉर्डर उसका कोलाप्स जब भी आप करेंगे। अच्छा, कोलाप्स बॉर्डर आपको मैं समझा दूँ। बॉर्डर कोलाप्स प्रॉपर्टी, कोलाप्स कोलाप्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप आइए और रिजल्ट आप चेक करें। जो भी डबलिंग थी ना बॉर्डर की, आपने चेक कर ली कि जो भी डबलिंग थी, यहाँ पर आपको एक डबलिंग बॉर्डर की नज़र आ रही थी, तो वो यहाँ से गायब हो चुकी है और आपको सिंगल बॉर्डर नज़र आ रही है। तो बॉडी बॉर्डर कोलाप्स ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जब भी रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस, हम जब भी हम किसी भी बॉर्डर को सर्कल का शेप देना चाह रहे होते हैं, तो हम बॉर्डर रेडियस वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस की कोई भी प्रॉपर्टी 1 से लेके 30 तक, और 1 से लेके 100 तक, अब जो भी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे यहाँ हम परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से बॉर्डर हमारा गोल होता जाएगा और हमारे पास एक अच्छे तरीके से सर्कल बनता जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर टेबल्स होते हैं। तो आप एक असाइनमेंट सुन लीजिए, यहाँ पर हम टेबल कवर करेंगे आज, और टेबल में असाइनमेंट मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेबल में डॉटेड आता है प्रॉपर्टी, के टेबल को हम डॉटेड बना सकते हैं, टेबल को हम डैश्ड बना सकते हैं, टेबल के बॉर्डर को, टेबल के बॉर्डर को सॉलिड सॉलिड बना सकते हैं इसे, इस टाइप का। टेबल को हम डबलिंग में दे सकते हैं, टेबल को हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जो हम बॉर्डर के टेबल बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल की साइज होती है हमारे पास, टेबल की साइज होती है हमारे पास, विड्थ होती है, हाइट होती है। तो आप अपने हिसाब से कॉलम की विड्थ अलग से दे सकते हो, और जो है ना रो की विड्थ अलग से दे सकते हो। ठीक है, एक कॉलम की विड्थ अलग से दे सकते हो, एक रो की विड्थ अलग से दे सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट है। ठीक है, आपने 2 टेबल्स बनानी है, आपने कॉलम्स उसमें तकरीबन 12 कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, और 12 रोज रखनी है। ठीक है, टेबल में 12 कॉलम्स होने चाहिए और 12 रोज होने चाहिए, और उसमें डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा फिल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें जो डेटा आपने फिल किया है, डेटा आपने फिल जो किया है ना, तो उसमें क्या करना है कि रो की साइज अलग रखनी है, कॉलम की साइज अलग रखनी है, और उसका बैकग्राउंड कलर देना है। सिंपली ये आपके पास असाइनमेंट है, आप सुन लें अच्छे तरीके से। ग्रुप में मैं अनाउंस करूंगा। आपने एक टेबल बनाना है, टेबल में अंदर क्या करना है कि 12 कॉलम्स 12 रोज, और रोज की साइज अलग हो, कॉलम्स की रो, ये रोज कहलाती हैं, ये सिंपली रोज कहलाती हैं, ये कॉलम्स कहलाती हैं। वर्टिकल जो भी होगा वो कॉलम होगा, हॉरिजॉन्टल जो भी होगा वो रो होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल 12, वर्टिकल 12। ठीक है, डेटा, उसमें डेटा फिल होनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड कलर अलग अलग, रो का अलग होना चाहिए, कॉलम का अलग। ठीक है, तो ये एक टेबल में आपसे 2 टेबल्स, यहाँ इस हिसाब से आपके मैं 2 टेबल्स लूंगा। ठीक है, तो आपने 2 टेबल्स बना के मुझे दिखानी है। उसकी विड्थ हाइट आपने सेट करनी है। यहाँ पर हम विड्थ हाइट देख लेते हैं। टेबल की विड्थ ऐसे सेट होती है, 100% अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ये लेता है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ 100% कर लूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ले लेगा, और पूरे डॉक्यूमेंट में टेबल आ जाएगा। 50% लूंगा तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से 50% लेगा। डॉक्यूमेंट अगर ये पूरा है तो उसके हिसाब से 50%, 30%, 20% ये लेगा। तो साइज अपने हिसाब से आपने सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, HTML का CSS का ओवरव्यू ही लूंगा, मैंने बताया था। और उसके बाद टेबल हेडर्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, आप वर्टिकल में सेट कर सकते हो। ठीक है,
और टेबल हेडर्स में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम मिसलन आप यहाँ पर तीनों कॉलम्स दे सकते हो, तीनों कॉलम में आपके टेबल हेडर होना चाहिए, तीनों रोज में आपके पास एक रो में होना चाहिए और एक कॉलम यूज करे। ठीक है। और आपके पास एक रो खाली होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास ये जो है ना आने चाहिए टेबल हेडिंग जो है। तो ये आप लॉजिक समझिएगा इसका। ठीक है। तो ये भी आप असाइनमेंट में ऐड कर लीजिए कि आपके पास से एक एक टेबल में वर्टिकल आपके पास कॉलम्स वर्टिकल में हेडिंग होनी चाहिए, एक कॉलम में आपके पास एक टेबल में आपके पास वर्टिकल में हेडिंग होनी चाहिए, एक टेबल में आपके पास हॉरिजॉन्टल हेडिंग होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। और आप एक ही हेडिंग तीनों कॉलम्स पर भी यूज कर सकते हो, एक ही रो ऊपर से। तो आप इसका देख सकते हो, ये सिंपली एक एग्जांपल है। तो आप यहाँ से देख के जो है ना ये बना लीजिएगा दो टेबल्स। सही है। और यहाँ पर हम आते हैं पैडिंग और स्पेसिंग। टेबल में हम पैडिंग दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। विथ स्पेसिंग ये स्पेसिंग है, विथ पैडिंग ये पैडिंग है। और पैडिंग और मार्जिन हम सही तरीके से सीएसएस में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। कॉल स्पेन और कॉल रो है। ठीक है, रो स्पेन है। एचटीएमएल टेबल कॉल स्पेन एंड रो स्पेन। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने हिसाब से एक कॉलम की विड्थ, कॉलम की मिसलन हमें एक कॉलम तीन की जगह पर चाहिए। ठीक है, तीन रोज में हमारे पास एक कॉलम आना चाहिए। ठीक है। तो वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक रो मिसलन ये एक रो है, ये वर्टिकली भी दो रोज ले और तीन रोज ये हॉरिजॉन्टली ले। तो इस हिसाब से हम ये कॉल स्पेन और रो स्पेन यूज करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉल स्पेन टू, नेम जो है वो टू की जगह ले रहा है यहाँ पर, टू रोज की जगह ले रहा है। ठीक है, कॉल स्पेन यूज करेंगे हम। और उसके बाद हम आते हैं रो स्पेन। रो स्पेन क्या होता है कि हमारे पास दो रोज की जो जगह ले, मिसलन हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और तो ये इस हिसाब से यूज होते हैं। टेबल में हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, टेबल में हम डिफरेंट डिफरेंट की, यहाँ पर आप चेक करें कि, और एक जेब्रा भी, जेब्रा स्ट्रिप्स भी हम बना सकते हैं टेबल्स में। यहाँ पर आप चेक करें कि इवन में हमारे पास एक हो और आड में एक हो। मिसलन हमारे पास ये जो है ये आड वाला है, वन वन से लेके ये वन आड है, और ये टू क्या हो गया, इवन हो गया। ये फिर से आड हो गया, ये आड हो गया, ये इवन हो गया। तो इवन में हमारे पास एक कलर होना चाहिए और हमारे पास आड में जो है ना एक कलर्स होने चाहिए। तो वो हम जेब्रा स्ट्रिप्स बनाते हैं। टेबल ड्रॉ nth चाइल्ड इवन, nth चाइल्ड जो इवन के जो भी हैं, यहाँ पर इवन के जो भी रोज क्रिएट की गई हैं उसमें ये कलर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जेब्रा स्ट्रिप्स बनाते हैं अपने टेबल में। उसके बाद है हमारे पास है वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स। वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स हम कैसे बनाएंगे, टेबल टेबल डेटा, टेबल डेटा को हम यूज करेंगे। उसके बाद nth चाइल्ड जो इवन चाइल्ड होंगे उसके, उसको हम डेटा देंगे। और हम जो nth चाइल्ड होंगे टेबल टेबल हेडिंग के, उसको भी हम यहाँ पर इवन देके और हम बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर देंगे। तो आप ये डिफरेंट तरीके से अपने अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है टेबल्स के स्टाइलिंग में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ आपका ओवरव्यू होगा HTML CSS का। उसके बाद है आपके पास है टेबल ग्रुप, कॉल ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर दो कलर का मिश्रण, दो टेबल के जो है ना कॉलम्स को मैं ग्रुप कर रहा हूँ और उसका एक ही प्रॉपर्टी में उसको दे रहा हूँ, तो वो एक ही प्रॉपर्टी उसकी दोनों की सेट हो जाएगी। ठीक है। कॉल ग्रुप, यहाँ पर ये कॉलम है मिश्रण आपके पास। तो यहाँ पर आप चेक करें कि दो कॉलम्स की एक ही प्रॉपर्टी सेट हुई है, बाकी सारों की नहीं हुई। तो इस हिसाब से हम ये चीज़ें टेबल्स में यूज़ करते हैं। तो आपके पास असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, और आपके पास असाइनमेंट आपको करनी है सही से। और आपने क्या करना है, असाइनमेंट आप सुन लीजिएगा। लिंक्डइन पर एक्टिव हो आप लोग, मैं चाह रहा हूँ। और लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लिंक्डइन पर ज़्यादातर आपके पास जॉब्स कैरियर के हवाले से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट्स करके, ठीक है, सिंपली ये जो असाइनमेंट रोज़ की दे रहा हूँ ये असाइनमेंट करके आपने एक सिंपली पोस्ट करनी है कि यंग डेव इंटर्न्स का जो ये कोर्स है, मर्नस्टे का कोर्स, वो हम कर रहे हैं फ्री वाला मर्नस्टे का कोर्स। और उसमें ये हमें असाइनमेंट दी गई थी और फर्स्ट फर्स्ट वाली असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। ऐसे तकरीबन जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी, तो ये आपके प्रोफाइल के चेक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपने हर रोज असाइनमेंट करनी है, अगर किसी ने भी असाइनमेंट नहीं की तो उसकी असेसमेंट होगी, प्रॉपर उससे पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपने असाइनमेंट करनी है, जो मैंने असाइनमेंट दी है मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगा, आज ये आपने पोस्ट करनी है। ठीक है। यंग डेव एंट्रेंस ने ये आज या कल 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 तक आपने पोस्ट कर लेनी है। तो आज का ये जो क्लास था ये सैटरडे वाला क्लास था आपका।
तकरीबन 1.5 आवर्स का। तो इस सैटरडे वाला क्लास जो है ना, ये आपने एक सैटरडे को होगा क्लास, एक संडे को होगा। 1.5 2 आवर्स का, कभी कभी टॉपिक्स हमारे ज़्यादा होंगे तो 2 आवर्स का क्लास भी चला जाएगा, ठीक है। तो 1.5 आवर का आज क्लास है, और 1.5 आवर का संडे को क्लास। लेकिन कल वाला जो संडे है उस पर थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो मैं वो क्लास मंडे को ले लूँगा, ठीक है। तो क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी, ज़रा सा भी आपका टाइम इधर इधर नहीं होगा आपके पास। नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपका सही से क्लास चलेगा। तो इस सैटरडे को ये क्लास हुई, मंडे को मैं एक क्लास लूँगा, ठीक है। जो संडे को क्लास नहीं लूँगा वो मंडे को लूँगा, और आपके पास से जो है ना बाकी क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी हर सैटरडे संडे को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं सबको? थंब का आप प्रेस थंब का आप रिएक्ट कर दें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग्स असाइनमेंट आपको जो दी है वो आपके पास ग्रुप में शेयर की जाएगी, और आपके पास जो ये वेबसाइट की लिंक है वो आप W3 स्कूल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मीटिंग को करते हैं एंड, और वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और असाइनमेंट करके लिंक्डइन पर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, हम असेसमेंट करेंगे। शुक्रिया गाइस, तो एंड करते हैं मीटिंग को।